सानहा APS पेशावर को 2 साल, कौम आज भी सोगवार। शहीदों का खून हम पर कर्ज है जिसे उतारे बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहदा के लवाहिकीन से खिताब। और आखिर कब तक हव्वा की बेटी होती रहेगी गैरत के नाम पर कत्ल। और सकूत ढाका पाकिस्तानी कौम का ऐसा जख्म है जो शायद कभी ना भरे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। APS की दूसरी बरसी, वालिदैन और कौम का सदमा। रियासत उन बच्चों को शहीद कहती है, लेकिन उनका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से क्या लेना देना। वो तो सिर्फ स्कूल गए थे, इम्तहानात और स्कूल की सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। ये उन बच्चों की जंग नहीं थी। लेकिन सिर्फ जज्बात से काम नहीं लेना। 2 साल बाद भी कई सवालात हैं। ना कोई इंक्वायरी कमीशन बनी, ना हमें मालूम है कि इंटेलिजेंस तंबी के बावजूद स्कूल की सिक्योरिटी किसने कम की थी। ना नज़र आ रहा है कि बड़े धूम से बनने वाले नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। इन 2 सालों में और भी बड़े बड़े शिद्दत पसंद वाक़यात पेश आए हैं। अगस्त में क्वेटा के हस्पताल में मिसाल के तौर पर, जिसमें 75 अफराद मारे गए थे और जिस पर जुडिशल कमीशन बना और रिपोर्ट कल सामने आई थी। रिपोर्ट से वजारत दाखिला, सूबा बलोचिस्तान की हुकूमत, FC और पुलिस एहलकार की गफलत और राब्ताकारी की अदम मौजूदगी नज़र आती है। और हमें लाहौर के बच्चों के पार्क, सूबा सिंध में शिकारपुर में मस्जिद, यूहानाबाद में चर्च, क्वेटा में कैडेट कॉलेज, बाचा खान यूनिवर्सिटी पर होने वाले बम हमलों और उनमें हलाक शुदगान को भी नहीं भूलना चाहिए। एक एक जान कीमती है, सबके कर्ज चुकाने हैं। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हम हर बच्चे के खून का हिसाब नहीं ले लेते, जब तक हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी का कलाकुमा नहीं कर लेते, पाकिस्तान को दोबारा से अमन का गहवारा नहीं बना लेते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। जब भी मैं अपने दफ्तर में बैठता हूं, जैसे जनरल राहील शाह साहब ने भी अपने दफ्तर में इनकी फोटो रखी हुई थी, मेरे पास भी वो फोटो मौजूद हैं। मैं भी उनको गाए बगाए देखता रहता हूँ ताकि मेरा जज्बा और मेरी कुव्वत और मेरा जज्बा टकमगाए ना। इन 2 सालों में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम इकबाल, जो काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं और पढ़ाते हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। आपका बहुत शुक्रिया। और पेशावर में हमारे साथ पेशावर यूनिवर्सिटी के परवेज़ ख़ान मौजूद हैं, जो डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकबाल, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इंक्वायरी कमीशन APS के बाद तो नहीं बना। नेशनल एक्शन प्लान में जो कमी है वो नज़र आती हमें है, जो अगस्त में हस्पताल में क्वेटा में जो हमला हुआ था, उसके बाद जो एक इंक्वायरी कमीशन जो बैठी थी और बनी थी, रिपोर्ट कल शाया हुई थी, उसमें काफ़ी कुछ नज़र आता है। सबसे एक तो नेक्टा का किरदार जो है, वो जो हमें होना चाहिए था राब्ताकारी का, वो नज़र नहीं आ रहा। देखिए अंबर, क्वेटा जो इंक्वायरी है उसकी फाइंडिंग्स पर अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होता है कि जिस मकसद के लिए नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था, वो मकासद हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। नेशनल एक्शन प्लान जारी करने का बुनियादी मकसद ये था कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी इस्तेदाद कार को बढ़ाया जाए। लेकिन क्वेटा अटैक ये गम्माज़ी करता है कि अभी राब्ताकारी का भी फुकदान है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इक्विप्ड भी नहीं हैं। इनके पास वसाइल की ये सूरत हाल है कि फ़ॉरेंसिक जो एनालिसिस होता है उसके लिए भी इनके पास लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद नहीं है, और पंजाब वो वाहिद सूबा है जहाँ पर फ़ॉरेंसिक के लिए आपके पास सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि क्वेटा अटैक की जो इंक्वायरी अभी सामने आई है, ये एक दुरुस्त सिमत में एक बिल्कुल सही कदम है।
क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में हमें कोई ऐसा प्रेसिडेंट नज़र नहीं आती है। कोयटा अटैक की अगर आप रिपोर्ट पर नज़र डालें तो उसने कई सवालों के जवाब दिए हैं। मिसाल के तौर पर जब कोयटा अटैक हुआ तो कुछ हमारे हुकूमती नुमाइंदगान ने यह कहा कि इसमें बैरूनी हाथ मुलविस है, इसमें रॉ मुलविस है, लेकिन अटैक की जो जुडिशल इंक्वायरी हुई है उससे हमें ये मालूम होता है कि खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक भी कोयटा से था, उसके जो सपोर्टर्स हैं उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से था और वो पाकिस्तान के ही रिहायशी थे। तो हमें बैरूनी हाथ का एक लेवल नजर आता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली आज भी दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी है, वो इंडिजिनस फिनोमेना है। तो जब तक हम इन चीज़ों पर नज़र नहीं दौड़ाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें कभी भी मौसर इकदाम नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक जो मुझे वजह नज़र आती है नेशनल एक्शन प्लान के, मैं कहूँगा कि लिमिटेड सक्सेसेस की, मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमने कुछ कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दहशतगर्दी के मजमूई आदाद शुमार पर नज़र दौड़ाएं और इसका मवाजना करें 2008, 9, 10, 11, 12, 13 से, तो वाज़े कमी नज़र आती है। लेकिन अभी रिसेंटली हालिया महीनों में अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में दोबारा इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 2016 में हमने ज़्यादा हमले देखे हैं, चाहे शुरू जनवरी से हम शुरू करें, यूनिवर्सिटी पे हुआ, बादशाह खान यूनिवर्सिटी, और उसके बाद लाहौर में हुआ अगस्त में। सो हमें फ्रीक्वेंसी वाकई नज़र आने लगी है, और जो ग्रुप्स इसमें जो सामने आ रहे हैं वो जमात-उल अहरार, बहुत उसका नाम प्रोमिनेंटली आ रहा है। जी, इसमें देखिए बस मेरा ख्याल है कि बुनियादी वजह यह है कि आपने दहशतगर्दी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो डिसलॉज कर दिया कबायली इलाकों से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बयानिए की जंग है वो अभी तक हम उस तरह से नहीं लड़ पा रहे हैं जो इसका हक है। मिसाल के तौर पर अगर आप काउंटर नैरेटिव या बयानी की जंग को आप देखें तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें कुछ कोशिशें नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर ISPR की तरफ से कुछ फिल्में बनाई गई, पाकिस्तान टेलीविज़न ने कुछ ड्रामे बनाए और कुछ शायरी, कुछ नज़में, कुछ इसमें हमें नज़र आ रही हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो नेशनलिज्म है इट इज़ एन एंटीथीसिस टू एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव। तो ठीक है, आपने डायग्नोस बिल्कुल ठीक किया है कि नेशनलिज्म इज़ एन एंटीथीसिस टू एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़, लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी मसला है हमारी काउंटर नैरेटिव एफर्ट्स के साथ। आपका ख़ुद का ताल्लुक मीडिया से, आपको मालूम है कि 4 चीज़ें होती हैं जो किसी पैगाम की इफ़ेक्टिवनेस को गेज करते हैं हम, जिसमें पहला होता है आपका पैगाम, कि वो पैगाम कितना वाज़ेह है। दूसरा आपका पैगाम रसां, कि वो पैगाम रसां कितना क्रेडिबल है। तीसरा आप मीडियम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चौथा, क्या आपने टारगेट ऑडियंस का जो अंदाज़ा है, असेसमेंट है, वो सही तरीके से की है या नहीं की है। आपका मैसेज क्लियर है, ठीक है, आपका डायग्नोस ठीक किया है, आपके मैसेंजर के साथ इशू है, आपके जो पैगाम रसां हैं वो क्रेडिबल नहीं है पाकिस्तान में। मैं परवेज़, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने इस पर काफ़ी काम किया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, जो उनकी मैसेजिंग है, जो पैगाम है, उसकी काफ़ी स्टडी भी की है। तो आपको लगता है कि जो काउंटर नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है वो मुअस्सर है कि नहीं है? देखिए जी, पहले एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि काउंटर नैरेटिव्स को समझने से पहले नैरेटिव्स की बात की जाए कि किस किस्म के नैरेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो नैरेटिव्स हैं वो एक्सट्रीम हैं, और अगर काउंटर नैरेटिव्स को भी देखा जाए तो वो भी एक्सट्रीम है। और ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे काउंटर नैरेटिव्स? क्या कोई डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस को जनरेट कर रहा है? क्या कोई और स्टेक होल्डर्स हैं? बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं व्हेन इट कम्स टू काउंटर नैरेटिव्स। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है जो अगर आप कन्वेंशनल वॉर के साथ अगर आप देखें, इसको एड्रेस करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल वॉर तो चल रही है, लेकिन क्या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज पे, कम्युनिकेशन टूल्स पे काम हो रहा है? वो नहीं हो रहा। अगर हम देखें काउंटर नैरेटिव्स के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप सब्जेक्ट्स को ह्यूमनाइज करें। जब तक सब्जेक्ट्स को ह्यूमनाइज नहीं करेंगे ये काम नहीं हो सकता। इसके बाद रीफ्रेमिंग है, कन्फ्रंटेशन नहीं है। जो एग्जिस्टिंग नैरेटिव्स हैं उसके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं बल्कि रीफ्रेमिंग है। और इसके साथ साथ ये छोटी बुनियादी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिसके साथ हम काउंटर नैरेटिव्स को डेवलप करके हम आगे बढ़ सकते हैं और ये मसला किसी हद तक हल हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं दिस इज़ अ ग्रे एरिया और इस पर काम नहीं हो रहा। ठीक है डॉक्टर पाल, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से आ रही हूँ जो क्वेटा हमला है उसकी कमीशन रिपोर्ट पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैसेजिंग की, काउंटर नैरेटिव की। अब अहले सुन्नत वल जमात जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर पाबंदी है। लेकिन हमने देखा है कि एक तरफ हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं वो मुलाकात भी कर रहे हैं
اور ان کے جو کیا کہہ سکتے ہیں ان کے جو سپورٹ ان کو حاصل ہے, الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. سو یہ بھی ایک کاؤنٹر نیریٹو کے اندر آئے گا یہ معاملہ. یقیناً جب جنگ سے جماعت اہل سنت والجماعت کے جب وہاں سے امیدوار جیتتے ہیں تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ ہم بیانیے کی جنگ ہار رہے ہیں. دیکھیے, انتہا پسندی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک متشدد انتہا پسندی ہوتی ہے اور ایک غیر متشدد انتہا پسندی ہوتی ہے. آپ نے متشدد انتہا پسندی کے خلاف تو ملٹری آپریشنز کر لیا, لیکن غیر متشدد انتہا پسندی کے لیے آپ کو اپنے اسکالرس کو انگیج کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے میڈیا کو انگیج کرنا پڑے گا. ہماری پالیسی کیا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز کو انگیج کرنے کی؟ ہم اپنی جامعات کو بالکل انگیج نہیں کر رہے ہیں. جو بات پرویز نے کی میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ آپ کے میسنجرز کون ہیں, وہ کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں. آپ کا زیادہ تر جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ آتا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے. اگر آپ اس جنگ کو دیکھیں تو آئی ایس پی آر ملٹری کا ایک آرگن ہے, اٹس اے پارٹی ٹو دا کانفلکٹ. تو وہ جو میسج جنریٹ کر رہے ہیں اس کو یقیناً جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ اتنا کریڈیبلی شاید نہ لے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جامعات کو آگے آنا ہوگا, پاکستان کے مذہبی جو علماء ہیں ان کو آگے آنا ہوگا, تب جا کر یہ جو بیانیے کی جنگ ہے اس کو ہم مؤثر طریقے سے لڑ سکتے ہیں. اور دیکھا ہم نے یہ ہے ماضی میں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ملٹری آپریشنز لانچ کیے ہیں. آپریشن ضرب عزم ایک سیکوینس ہے ان ملٹری آپریشنز کا. ہر ملٹری آپریشن کے بعد دہشت گرد تنظیمیں یا تو آپ کے شہری علاقوں میں ڈسپرس ہو جاتی ہیں یا افغانستان چلی جاتی ہیں. اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے کہ آپریشن ضرب عزم کے بعد جماعت الاحرار جیسے گروپ جو ہیں اس وقت زیادہ تر افغانستان سے یا پھر پاکستان کے شہری علاقوں سے آپریٹ کر رہے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس فکر کو, اس نظریے کو آپ ڈی کنسٹرکٹ نہیں کریں گے, چیلنج نہیں کریں گے, تو یہ لوگ ہمیشہ جو بیٹل فیلڈ لاسز ہیں اس سے ریکور کریں گے اینڈ دے ول فائٹ بیک. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ 2014 میں جو آپریشن ضرب عزم لانچ کیا گیا تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ 2016 میں اٹیکس ختم ہو جائیں گے یا بہت کم ہو جائیں گے, لیکن ابھی اٹیکس کی فریکوینسی جو ہے پاکستان میں وہ دوبارہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. ایک میڈیا بلاکیٹ تو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں دہشت گردوں کے حملوں پر, لیکن اگر آپ محمد ایجنسی کے حالات دیکھ لیں, آپ فاٹا کی دیگر ایجنسیز کے حالات دیکھ لیں, تو وہاں گریجولی حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کی بنیاد پر ہم یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ ریکور کر رہی ہیں اور ریکوپریٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے پرویز, کیونکہ آپ نے وہی بات ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو سوشل میڈیا کی میسیجنگ وغیرہ آپ نے تو پڑھی ہے, لیکن اگر ہم بات آگے کو بڑھائیں کہ دوبارہ سے یہ حملے جو ہیں دوبارہ ہو رہے ہیں, فریکوینسی بڑھ رہی ہے, تو جہادی گروپس پہ جو نظر آتی ہیں کوئی ایسا اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں, انٹرنیٹ ایک بہت ہی اہم ٹول ہے جو کہ یوز کر رہے ہیں جتنے بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, اور یہ فالو کر رہے ہیں القاعدہ کے پیٹرن پہ. جب القاعدہ نے انٹرنیٹ کا استعمال شروع کیا تو یہ کہا جاتا تھا کہ اینٹی ماڈرن القاعدہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد افغان طالبان نے اس کو یوز کیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب اب بینڈ آؤٹ فٹس ہیں وہ بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. انٹرنیٹ آپ تو ایک تو امیجیسی دیتی ہے, اسپیڈ دیتی ہے, انٹر کنیکٹیویٹی دیتی ہے, اور ایکسیسیبل ہے تھرو ملینز آف یوزرز, اور انٹر کنیکٹیویٹی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول کسی بینڈ آؤٹ فٹ سے ہو تو وہی جا کر انٹرنیٹ کا خطرناک استعمال کر سکتا ہے. ایک ٹرم ہے لون وولف کا. کوئی بھی انڈیویجول جس کی تھوڑی بہت نیریٹیوز بگر پکچر ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے ملے وہ بھی آ کر اس کو خطرناک یوز کر سکتا ہے. تو انٹرنیٹ واقعی بہت خطرناک ہے, لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ انٹرنیٹ اگر خطرناک ہے تو اس کا ایک فائدہ بھی ہے. جتنی بھی ملیٹنٹ کمیونیکیشن آن لائن ہو رہی ہیں یہ ایک کنکریٹ آبزرویبل ڈیٹا ہے جس کو انالائز کر سکتے ہیں, جس کو اسٹریٹجک ٹولز اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس کے ڈسکورس انالیسس کر سکتے ہیں, اور جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹریجیکٹری دے سکتا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن جو کمیونیکیشن کر رہی ہے یہ کہاں جا رہی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ سوشل ریئلٹی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, وہ جو پوسٹ کر رہے ہیں اس کے ریئل لائف کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بات کرنے کا پرویز خان اور ڈاکٹر خرم اقبال. وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم اسی پر دوسرا پہلو دیکھیں گے. ہم بچوں سے معلوم کریں گے کہ اس سانحہ اس واقعے کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید.
आर्मी पब्लिक स्कूल के जारहाना हमले में जहां 132 बच्चों की जानें गई, वहीं बचने वालों के ज़ख्म आज तक भरे नहीं है। लेकिन ऐसी बहादुरी की कहानियां भी सामने आई, जैसे बच्चे जिन्होंने अपने जान पर खेलकर और बच्चों को बचाया। APS के एक तालिब इल्म आकिफ अजीम की एक ऐसी ही कहानी को एनिमेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के तालिब इल्म सुलेमान खालिद ने, जो बेटे हैं पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के। I remember reaching school that morning for my chemistry exam and seeing my best friend Zan, and he boldly chants, well, add another name to the list of failures this term. I asked him, what do you think, I'm gonna fail again? He said, dude, look at your face. That's not a face that can pass chemistry. And that day, I was to give the exam in the hall and he in the classroom. During the exam, I decided to use the washroom. A wedding celebration, perhaps. At this time? It was at that moment I saw him for the first time. He missed. I couldn't even compile what the hell was going on and what to make of it. I stayed out of sight for a few minutes. Then I remembered something. I had to do something. Walking out of class was like walking into a horror film. I heard a voice, a student of 8th grade. I took him into a classroom and evaluated his wounds. I could see the bullet it had passed through his mouth was hanging in his neck. I plucked my 2 fingers and removed the bullet. I then wrapped my shirt around his mouth to stop the bleeding. I remember taking his hand and telling him to keep looking at me and talking to me for my sake so that I can feel that he's here with me. And then it was the Special Security Division. We were saved. I eventually came to know Zan had not made it out. ये वीडियो आकिफ अजीम की ही आवाज़ में बयान की गई है। हम बात करेंगे हमारे जो तालिब इल्म है उनको, वो अपने आप को कितने महफूज समझते हैं 2 साल बाद। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार ख़ान और शलीना ख़ान, जो APS की कुछ यादें और उसके बाद का जो 2 साल गुजरे हैं कैसे गुजरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी शलीना कि जब ये वाक़या जब पेश आया था, आपको याद होगा वो दिन और जिस तरह का आप जो जज्बात आप पे गुजरे होंगे, जो what you were feeling, could you talk about that? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस दिन, तो हम घर जल्दी पहुंचे थे अराउंड 10 to 11, और उस वक्त TV पे वो फुटेज आई थी। उस वक्त आर्मी डिसाइड करी थी कि व्हाट स्टेप्स दे शुड टेक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके TV पे फिर वो डेथ टोल आया और वो बढ़ता जा रहा था। दैट वाज द सैडेस्ट थिंग एवर। उसके बाद फिर बच्चों के नाम आ रहे थे और बच्चों के नाम के साथ उनकी एजेस भी आ रही थी, और उनके हमारे एज ग्रुप के थे वो लोग। दे वर टीनेजर्स एंड ऑल आई कुड थिंक वाज के व्हाई देम, यू नो। और फिर आई नो कि दहशतगर्दों का मेन एम यही था, दहशत फैलाना, टेरर, और हमारे दिल में तक कि हम स्कूल ना जाए, हमारे दिल में डर हो। लेकिन ऑनेस्टली अगर डर होता तो अगले दिन जब मैं स्कूल गई थी तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। अच्छा, मेजॉरिटी प्रेजेंट थे, कोई एब्सेंट रेट बहुत कम था। और हम डरे हुए नहीं थे, हम शॉक्ड थे बहुत, और हम बहुत गुस्से में थे, और हमें बस फिक्र थी इस बात की कि व्हाट इफ़, यू नो, मतलब डर नहीं था लेकिन फिक्र थी, व्हाट इफ़ आवर स्कूल्स नेक्स्ट, व्हाट इफ़ टुडे जब सुबह को हम अपने पेरेंट्स से मिले, व्हाट इफ़ दैट वाज द लास्ट टाइम कि हम भी मिले हों। और क्योंकि और यू नो, और हमारे बहन भाई भी थे, दूसरे स्कूल्स में थे, और फिर हमारे दिमाग में वही चलता था कि अब दे सेफ उस वक्त, अगर आर दे सेफ राइट नाउ। ठीक है शहरियार, मैं आपसे पूछूंगी, आप दोनों बहन भाई हैं, मुझे पता है कि उसके बाद ज़ाहिर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी स्कूलों में, बार्ब्ड वायर्स लगे, आर्म्ड गार्ड्स, लेकिन आपको लगता है कि आप अब महफूज अपने आप को तस्वुर करते हैं, क्योंकि आपकी नस्ल वो है जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत सारे देखे हैं। तो बेसिकली हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा कर दी थी,
دیواریں بڑی کر دی تھیں, بارڈ وائر لگا دی تھی, گارڈ زیادہ کر دی تھے, گارڈ سے زیادہ بہتر ویپنری دے دی تھی. تو میرے خیال سے اگر اے پی ایس جیسے اسکول پہ ایسا اٹیک ہو سکتا ہے تو ہمارے اسکولس, ان کی سیکورٹی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اسکول کی سیکورٹی. تو بیسکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اب سیف جو ہے ہم لوگ دیکھا جائے تو وی آر ناٹ سیف اینی ویئر. اف آر اسکولس اینڈ آرمی پبلک اسکول جیسے اسکولس are not safe, so we are not safe anywhere, even in markets, in malls, or everywhere. So basically we have to be brave and we have to face every situation with patience and hope for the best. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کا, بات کرنے کا. لیکن اب ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ہم نے دہشت گردی کی بات کی, اے پی ایس کی بات کی, لیکن پاکستان میں ایک اور رجحان جو ہے وہ غیرت, نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کا ہے. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. نام دیتے ہیں غیرت کا, کام قتل. آخر خواتین کو کیوں ملکیت اور غیرت کا رکھوالہ سمجھا جاتا ہے؟ انہی روایات اور رویے کی وجہ سے گزشتہ 3 برسوں میں 2000 سے زیادہ خواتین کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا ہے. بی بی سی اردو نے اس پر خصوصی ضمیمہ کیا ہے اور اس کی کچھ جھلکیاں پہلے دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ پان میں یہ رجحان کیا بڑھ رہا ہے, علاقوں میں کوئی فرق ہے. پہلے یہ جھلکی دیکھتے ہیں. وہ تو میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا, اس کی نگاہیں اس طرف تھی اور میں نے کہا بس وہ بھی ختم تو میں بھی بس مر جاؤں. جو دین کے ٹھیکیدار ہیں, جو ایک لڑکی کے جینز پہننے پر بڑے بڑے فتوے جاری کر دیتے ہیں یا جو ہے تنقید کرتے ہیں, وہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ قتل و غارت ہو رہا ہوتا ہے, بے گناہ لوگوں کو, بے گناہ کسی بھی لڑکی کو سزا مل رہی ہوتی ہے, وہ اس وقت کیوں نہیں کوئی کردار ادا کرتے؟ قبائلی علاقوں سے غیرت کے نام پر یا نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کم ہی رپورٹ ہوتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں سے ایسے واقعات کی نشاندہی کم کی جاتی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں بی بی سی اردو کی عالیہ نازکی موجود ہیں اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک ریسرچر ہیں سعدیہ ہدیٰ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. عالیہ, پہلا سوال تو آپ سے ہے کہ بی بی سی اردو نے خصوصی ضمیمہ ظاہر ہے پبلش ہوا ہے ویب سائٹ پر, لیکن اس میں مختلف رپورٹس آپ نے شائع کی ہیں, مختلف جامعات میں گئے ہیں جس میں کافی لوگوں سے بات چیت کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے ایسے کہ غیرت جس کو کہتے ہیں, کوئی فرق ہے علاقے کے حساب سے؟ امبر, سب سے پہلے تو بی بی سی اردو کا ایکچولی ایک سیزن ہے جو 3 ہفتے تک جاری رہے گا. دسمبر کی 6 تاریخ سے شروع ہوا تھا, اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا, جس میں ہم نے یہ جو نام نہاد غیرت ہے, سو کالڈ آنر کلنگ ہے, اس پر ہم نے فوکس کرنے کی کوشش کی ہے. دا آئیڈیا واز ٹو سورٹ آف شائن اسپاٹ لائٹ, کہ اس کو روشنی میں دیکھا جائے کہ یہ ہوتا کیوں ہے, کیسے ہوتا ہے, اور تفصیل سے دیکھا جائے. بالکل تفصیل سے دیکھا جائے, تھوڑے پیچھے ہٹ کے, خود کو وقت دے کے, خود کو تھوڑا بہت فوکس کرنے کی اجازت دے کے پھر دیکھیں. نارملی خبریں رپورٹ ہوتی رہتی ہیں, پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہتی ہیں, فلاں عورت کو فلاں جگہ اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں. بالکل اعداد و شمار کبھی کبھی پیش کیے جاتے ہیں, مگر ہم انہیں انالائز کرنا چاہتے تھے, انہیں سمجھنا چاہتے تھے کہ وجہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے علاقائی فرق کا ذکر کیا, اس کے حوالے سے سوال کیا. ہم نے پورے پاکستان میں ڈفرینٹ جو آلریڈی پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہو چکی تھی خبریں, ان کیسز میں سے کچھ کو اٹھا کر ان علاقوں میں جا کر ان کیسز کو ڈیٹیل میں اس کو ریسرچ کرنے کی اور اس پر رپورٹس بنانے کی کوشش کی. جو مجھے معلوم ہے کہ مختلف دورے بھی کیے ہیں یونیورسٹیز کے, جامعات کے, تو جو موقف یا پرسپیکٹیو یا رائے ہے خواتین کی, مرد کی, اس میں کچھ فرق نظر آیا؟ بہت انٹرسٹنگ. جو ہم نے فار ایگزامپل خیرپور یونیورسٹی میں ڈبیٹ کی, سوات میں, پشاور میں, کراچی میں, اور ابھی اسلام آباد میں, اور ہم کوئٹہ جائیں گے اگلے ہفتے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ رجحان جو مجھے لگتا ہے سامنے آیا, وہ یہ ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ بات کر رہی ہیں, انہیں نظر آتا ہے کہ فرق ہے. مجھے یاد ہے میرے کالیگ آصف وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک ڈبیٹ میں جس میں وہ شامل تھے, اس میں ایک بچی نے اٹھ کر یہ کہا کہ وہ تو گھر پہ نظر آتا ہے نا, میرے بھائی کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور مجھے
मुझे जिस तरह ट्रीट किया जाता है उसमें फ़र्क है। तो आई थिंक बच्चियों को ये नज़र आने लगा है, और फिर आई थिंक एक ऐसा वक्त आ गया है जब वो उसे एज ए नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स अब नहीं मानती। उन्हें समझ आता है कि शायद ये ठीक नहीं है, उनके साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई तकलीफ, लेकिन उससे रवैयों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सादिया, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी, आपने क्योंकि बहुत इंटरव्यूज़ भी किए, एक थीसिस पे इस पे लिख रही हैं, जो ये जुर्म करते हैं उनको क्या अफसोस, पछतावा, कोई ऐसा महसूस होता है? नहीं अंबर, अनफॉर्चुनेटली मैंने जितने इंटरव्यूज़ इन परपिट्रेटर्स के किए या ऐसे लोगों के जिन्होंने ये कत्ल किए हैं जेलों में, मुझे नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनमें ज़ीरो रिमोर्स और ज़ीरो रिग्रेट देखने में आया है। मतलब जेल होने के बावजूद, जेल में होने के बावजूद सज़ा। बिल्कुल, और उसमें एक और एटीट्यूड जो उनका ये था कि इस तरह की चीज़ पे अगर हमें दोबारा भी लेट से अपनी किसी माँ बहन का कत्ल करना पड़े तो हम कर देंगे। और जिन जिन लोगों से बात की, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक बता सकती हैं, अक्सर यही होता है कि जो नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं उसमें फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं, तो अगर आप कोई मिसाल दे सकती हैं कोई ऐसे केस की? जी, सारे ही केसेस में फैमिली मेंबर्स थे। मैंने जितने लोगों के इंटरव्यू किए, या उन्होंने अपनी बहन को मारा हुआ था या अपनी बीवी को कत्ल किया हुआ था। सबसे ज़्यादा रेशो उसमें बहनों को कत्ल करने का था, बहनों को और बेटियों को। तो वो आपके अपने जो फादर फिगर है या भाई है, कत्ल असल में वही लोग करते हैं, घर वाले, और ये नहायत ही अफसोस की बात है। और उसमें उनको कोई, दे आर रियली प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि हमने जी गैरत के नाम पे कत्ल किया है। अच्छा, गैरत पे बात हो, गैरत, आपने उनसे कोई पूछा कि गैरत उनकी नज़र में क्या है? गैरत उनकी नज़र में एक जो स्टेटस है और जो बेसिकली रिस्पेक्ट और डिग्निटी का एलिमेंट है, वो अनफॉर्चुनेटली वो औरत से ड्राइव करते हैं हमारी सोसाइटी में। मैंने उन सब लोगों में एक ही चीज़ कॉमन, बिल्कुल कॉमन एटीट्यूड यही था कि ख़वातीन, जो घर में जो माँ है, जो बहन है, जो बेटी है, वो बेसिकली सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, सिंबल ऑफ डिग्निटी है, और स्टेटस को जो जाहिर करना है वो कोई इकनॉमिक एम्पावरमेंट से या अपनी एजुकेशनल एक्सेलेंस से नहीं लेते। वो सारा कुछ जो है वो औरत के फिगर से ड्राइव करते हैं, और वो औरत जो उनके अपने घर की औरत है। यहाँ आपने एक दिलचस्प बात की थी आलिया, कि शहरों में भी ये रुझान हमें नज़र आता है। सो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये रिवायत हो, ये कारोकारी, ये जिरगा, ये तो नहीं है। तो शहरों में जो करते हैं, जो इसके मुर्तकब होते हैं, ये कौन लोग हैं? आई थिंक अंबर, बात यह है कि ये हर मुआशरे के हर तबके में अगर आप देखें, और हमने पाकिस्तान पे फोकस रखा है, लेकिन हमने पूरे ख़त्ते से रिपोर्ट्स शामिल किए हैं इस सीज़न में। इंडिया से भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, अफ़गानिस्तान से भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। आई थिंक अगर आप वजूहात के बारे में आप बात कर रही थी, और ज़ाहिर है ऑनर किलिंग, सो कॉल्ड ऑनर किलिंग तभी होती है जब आपकी गैरत मजरूह हो आपकी नज़र में, और वो तभी होगी जब आपके घर की ख़वातीन होगी। किसी अजनबी के कुछ करने से तो आपकी गैरत मजरूह नहीं होगी। जैसे आलिया ने कहा, सादिया, के पाकिस्तान में ज़ाहिर है शर्मीन उबैद चुनोई की डॉक्यूमेंट्री थी, ये कानून भी मंजूर हुआ कौमी असम्बली की जानिब से। तो आपको लगता है कि ये जो आगाही हम जैसे लोग कोशिश करते हैं इसको फैलाने की, फ़रोग देने की, इससे फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल अंबर, इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। हम सबको अपना थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है अवेयरनेस की जो क्रिएशन है वो फर्स्ट स्टेप है किसी भी चीज़ में। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट करने में कामयाब हो सकेंगे, उतना ज़्यादा एटीट्यूड्स जो हैं वो हम चेंज कर पाएंगे। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी चीज़ों के बारे में, तो हम एटीट्यूड्स चेंज नहीं कर सकते। मैंने गाँव में जाके उन लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं जिनकी फैमिलीज़ में ये कत्ल हुए हैं, जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ थी, और सब इंटरेस्टिंगली उनके पास कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, ना मीडिया के थ्रू, ना लॉ के लीगली कोई उनके पास नॉलेज है, तो वो किस तरीके से अपने लिए आगाही ले सकते हैं जब उनको पता है कि वो कहीं पर रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, उनको वो जगह, वो एवेन्यूज़ ही नहीं है उनके पास, तो वो एक्सेप्टेबल है बस उनके लिए। फिर वो जैसे उनको ट्रीट किया जा रहा है वो वैसे ट्रीट हो रही हैं। ठीक है, अब आलिया, माफ़ी का एलिमेंट जो है वो बहुत बड़ा है। ज़ाहिर है जो कानून मंजूर किया गया था उसमें कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी जो कारकुनान है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जो काम करती हैं, वो कहती है अभी भी कमी है। तो जो ये सारे रिपोर्ट्स आपने सब कुछ तैयार किया, उसमें
माफ़ी का एलिमेंट, उस पर थोड़ा सा बात कर सकती हैं? बेसिकली जो एंटी ऑनर किलिंग बिल है जो अक्टूबर 2016 में फाइनली पास हुआ, जॉइंट सेशन में पास किया। वैसे तो काफ़ी अरसे से ये जद्दोजहद चल रही थी। 2004 में इनिशियली इंट्रोड्यूस हुई थी बिल, और फिर प्रेजेंट फॉर्म में 2014 से वो इल्तवा का शिकार रही, लेकिन फाइनली पास हो गई। उसमें बेसिक जो उसमें चेंज हुई है वो ये है कि जो माफ़ी का एलिमेंट है, फॉरगिवनेस क्लॉज है, वो वैसे तो हर कत्ल में ऑब्वियसली, बिकॉज पाकिस्तान में कत्ल सिर्फ रियासत नहीं बल्कि फ़र्द के ख़िलाफ़ भी जुर्म है, तो जो फ़र्द के कानूनी वर्सा होते हैं वो आपको मुआफ़ कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया है कि अगर ये मुबैना गैरत के नाम पर कत्ल है तो ये क्लॉज आप तभी इन्वोक कर सकते हैं अगर कन्विक्शन हो जाती है और आपको डेथ सेंटेंस मिलता है। अगर आपको फांसी की सज़ा मिलती है फिर ये फॉरगिवनेस क्लॉज इन्वोक होता है, और फिर भी कम से कम 25 साल की सज़ा आपको मिलेगी। तो यानी ये डेथ सेंटेंस कम्यूट होके एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का आलिया और सादिया। लेकिन ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद एक और बरसी 45वीं 45th सकूत ढाका की। वेलकम बैक। 16 दिसंबर सकूत ढाका, ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह तरीन दिन और रस्ता हुआ ज़ख्म है जो शायद कभी ना भर पाए। 45 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तानी कौम ने अपने वतन के दो हिस्सों में तकसीम होते देखा, लेकिन जिम्मेदारों का तयन आज तक ना हो सका। देखिए पैकेज देखिए। दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का वो अलमनाक दिन है कि जब भारत समेत बैनुल अक़वामी साजिशों और कुछ अपनों की बेवफाई से इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क दो लख्त हो गया। सकूत ढाका पाकिस्तानी कौम का एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी ना भर पाए। मशरकी पाकिस्तान की मकामी आबादी अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ दुश्मन के साथ खड़ी हो गई। हमारे 90,000 फौजी गिरफ्तार हुए और उन्होंने भारत की कैद में तवील मुद्दत गुजारी। कौम की तारीख में 24 साल कोई अहमियत नहीं रखते, मगर इतनी कम मुद्दत में एक मुल्क का टूट जाना अपने अंदर कई सवाल रखता है। एक सवाल ये है कि जिन बंगालियों ने 1947 में पाकिस्तान बनाने के लिए भरपूर जदोजहद की, वो क़याम पाकिस्तान के महज 24 साल बाद पाकिस्तान से अलग होने पर क्यों माइल हो गए? बिलाशुबा भारत की मदाखलत के बगैर मशरकी पाकिस्तान अलग नहीं हो सकता था, मगर भारत की मदाखलत के लिए साजगार हालात हमारे उस वक्त के हुक्मरानों ने खुद पैदा किए थे। अलमनाक पहलू ये है कि मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी को इस तरह फरामोश किया जैसे 16 दिसंबर 1941 को मुल्क नहीं बल्कि कमीज का बटन टूटा हो। 45 साल गुजरने के बावजूद न सकूत ढाका के जिम्मेदारों का तयन हुआ, न किसी को सजा दी गई। वाक़ये की तहकीक के लिए कायम किए गए हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की एक के अलावा तमाम कापियां जला दी गईं, और जो एक कॉपी बची उसमें मौजूद मालूमात भी पूरी तरह से कौम के सामने नहीं लाई जा सकी। आज फिर ये सवाल हमारे सामने है कि इस वाक़ये से हमने क्या सीखा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सवालात बहुत होते हैं, जवाबात कम मिलते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदाफिज।